करीब 22 साल की एक लड़की अचानक से लापता हो जाती है। उसके परिवार वालों को जब उस लड़की के लापता होने की जानकारी मिलती है तो लड़की के परिवार वालों ने उसे जगह जगह ढूंढना शुरू कर दिया। परिवार में जो उसकी माँ, बाप, भाई या बहन या आसपास के जितने भी लोग होते हैं उस लड़की को तलाश कर रहे थे। आखिरकार तीसरे दिन वो लड़की मिल जाती है, लेकिन जिस रूप में मिलती है उस रूप की किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। दरअसल उस लड़की के तन पर एक कपड़ा भी नहीं था। हाथ और पैर उसके बंधे हुए थे। उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई थी। हाथ पैर तोड़ दिए गए थे। शरीर पर लगभग 30 से ज्यादा जख्म के निशान पाए गए। सूचना पाकर गांव के लोगों का रेला जैसे ही वहां मौके पर पहुंचता है, लोगों ने जो देखा अपनी आंखों पर भरोसा न कर पाया और बस देखते रह गया। उसकी सगी बहन इस दृश्य को देखकर बेहोश होकर गिर जाती है। साथ ही गांव की दो अन्य महिलाएं भी होती हैं जो भी उस दृश्य को देखकर बेहोश होकर गिर जाती हैं। दरअसल उस लड़की के साथ ऐसी अयवानियत हुई थी कि उसकी पोटी तक निकल जाती है। मामला पहुंच जाता है सोशल मीडिया के माध्यम से दूर दराज तक फैल जाता है। क्षेत्र के सांसद जिनका नाम अवधेश प्रसाद है, वे भी मौके पर आते हैं, परिवार से बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद वे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जोर जोर से दहाड़े मारकर रोने लगते हैं। अब यह मामला न केवल उस जिले तक सीमित था बल्कि पूरे देश भर में फैल चुका था। देश का ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं बचा था जो इस घटना पर चर्चा नहीं कर रहा था। दरअसल इस घटना के बारे में यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस घटना में हुआ क्या था, उस लड़की के साथ क्या हुआ और वे कौन दरिंदे थे जिन्होंने इस तरह की हैवानियत को अंजाम दिया था। इस घटना को दिल्ली में हुए निर्भया कांड से भी जोड़कर देखा जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सचिन खुदशाह और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी में कहानी आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के अयोध्या की है। कोतवाली क्षेत्र का एक गांव लगता है, वहां की ये सच्ची घटना है। 30 जनवरी 2025 की रात लगभग 10 बजे के आसपास का वाकया रहा होगा। गांव की एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास होती है, गांव में एक धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था। वह अपने परिवार वालों से कहकर जाती है कि मैं उस धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रही हूं। दरअसल इससे पहले भी वह लड़की अकेली ही जाती रही है, तो इसलिए घर वालों के लिए कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। वह जाती थी और वापस घर भी चली आती थी, लेकिन घर वाले उसको लेकर भूल जाते हैं और वह रात को सो जाते हैं। जब सुबह उनकी आंखें खुलती है तो दिन निकल आता है और अपनी बेटी को पूछते हैं कि वह आई नहीं। दरअसल जो बेटी है वह मानसिक दिव्यांग थी, यानी कि जो उसके दिमाग का विकास है वह औसत रूप से उतना नहीं हो पाया था। हालांकि वह घर का सारा काम धाम करती थी। उसके भोलेपन की वजह से अब उसके परिवार के लोग हो या आसपास के लोग हो, सभी उसका ख्याल रखते थे। जैसे ही घर वालों को यह बात पता चली कि बिटिया तो आई ही नहीं,
रात को धार्मिक कार्यक्रम में शामिल में होने गई थी और उस वजह से घर पर लौटी ही नहीं है। तो घर वालों ने आसपास के लोगों से पूछते हैं, तो लोगों ने कहा कि तुम परेशान बिल्कुल मत हो, हम भी उसे ढूंढते हैं। अब घर के परिवार के आसपास के लोग सभी मिलकर उस बेटी को ढूंढना, तलाश करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो आसपास कहीं पर भी नहीं मिलती है। तभी गांव के कुछ लोग मशवरा करते हैं कि हमें इसकी सूचना कोतवाली में देनी चाहिए, पुलिस को देनी चाहिए, क्योंकि बेटी को गायब हुए अब काफी समय बीत गया है। इसलिए हमें इसमें कोई लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। परिवार के कुछ लोग कुछ अन्य लोगों के साथ सीधे नजदीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहां जाने के बाद पूरी कहानी, पूरी वाकया बताते हैं कि रात इतने बजे गांव में हो रहे धार्मिक कार्यक्रम में गई थी। वह धार्मिक कार्यक्रम में चली जाती है लेकिन लौटकर वापस नहीं आती है। आप इस मामले में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए और इस मामले में जांच करिए, हमारी बेटी को ढूंढने में हमारी मदद करिए। पुलिस का जो अक्सर होता है कि किसी भी मामले को बहुत गंभीरता से नहीं लेती है, पुलिस ने इस मामले को भी बिल्कुल वैसे ही लिया, शिथिलता के साथ, जैसे कि अन्य गुमशुदगी के मामले में पुलिस लेती है। पुलिस ने कहा कि यहाँ वहाँ तलाश कर लो, वो मिल जाएगी। परिवार वालों ने कहा कि रिपोर्ट तो दर्ज कर लीजिए। आखिरकार पुलिस वालों ने परिवार के दबाव पर 36 घंटे के बाद इस मामले में एफआईआर तो दर्ज कर ली थी, लेकिन पुलिस शायद उतनी ईमानदारी से काम नहीं कर रही थी। गांव के लोग और परिजन अपनी तरफ से लगातार कोशिश कर रहे थे। यानी कि 30 जनवरी 2025 की रात को वो घर से निकलती है और 31 जनवरी को भी पूरा दिन वो गायब रहती है। 31 जनवरी की पूरी रात भी निकल जाती है। अब जैसे ही अगला दिन यानी कि 1 फरवरी 2025 आता है, तो गांव के लोग, परिवार के लोग और रिश्तेदार सभी उस लड़की को ढूंढना, खोजना शुरू कर देते हैं। दरअसल गांव में एक स्कूल है, स्कूल के बाहर एक शौचालय है। शौचालय के बाहर लोगों की नज़र पड़ती है कि वहां कुछ कपड़े पड़े हुए हैं। कपड़ों को देखकर लोगों ने अंदाजा लगाया। परिवार के लोगों ने कहा ये कपड़े तो उस लड़की के हैं। यानी कि वो कपड़े जो होते हैं बिल्कुल खून से लथपथ। अब लोगों ने उन कपड़ों को देखने के बाद जहां जहां से वो खून के छींटे थे, पता चलता है कि उस शौचालय से लेकर पास में ही गेहूं का खेत होता है, वहां तक वो खून के धब्बे दिखाई पड़ रहे थे। लड़की के कपड़े तो मिल जाते हैं, लेकिन लड़की कहाँ है? अब उस लड़की को तलाश करने के लिए गांव के लोग चारों तरफ फैल जाते हैं, ये देखने के लिए कि आखिरकार लड़की होगी तो यहीं कहीं आसपास होगी। उन्होंने चप्पे चप्पे को लोगों ने छान मारा। यहां से लगभग गांव से 500 मीटर दूर एक सूखा नाला होता है। सूखे नाले के किनारे झाड़ियां होती है और झाड़ियों के किनारे पता चलता है कि वो लड़की मिल जाती है। यह लड़की पूरी तरह से नग्न अवस्था में थी। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और उसके बाद उसके जो हाथ पैर होते हैं वह भी बंधे हुए होते हैं। लोगों ने जब गौर से देखा तो पाया कि तो किसी ने उसकी दोनों आंखों को बहुत ही बेरहमी से नोच लिया है। इसके साथ ही उसके दोनों हाथ पैर बंधे होते हैं, उनको तोड़ दिया गया था।
उनके प्राइवेट पार्ट से बहुत बड़ी मात्रा में खून बह चुका था, जिसकी वजह से यह भी दावा किया जा रहा था कि ज़्यादा ब्लड बहने की वजह से लड़की की मौत हो चुकी है। अब ये सूचना गांव वालों तक पहुंच जाती है। गांव के लोग जब दौड़कर मौके पर पहुंचते हैं, गांव की एक महिला बताती है कि उस लड़की को मैंने जब करीब से देखा तो शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहां से ब्लड नहीं बह रहा था। देखते क्या, जैसे उसके साथ इतनी बड़ी मात्रा में हैवानियत हुई थी कि उसकी पॉटी तक निकल गई थी। अब यह दृश्य देखने के बाद जो उस लड़की की सगी बहन होती है, वो 4 बहनें होती हैं, तीसरे नंबर की ये लड़की होती है। उसकी एक बहन होती है जो अपनी बहन को देखने के बाद बेहोश होकर गिर जाती है। जैसे ही वो बेहोश होती है, ठीक वैसे ही गांव की 2 और महिलाएं होती हैं, वो भी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है, क्योंकि वो वाकई जो घटना थी, जो दृश्य था, वो इतना हृदय विदारक था कि इसे देखकर किसी के भी आंसू निकल आएंगे। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। गांव वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। इसके बाद फिर पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद इस लड़की की लाश को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। यहीं पास में ही एक विधानसभा है। बताया जाता है कि वहां पर उपचुनाव चल रहा था। जो क्षेत्र के विधायक होते हैं अवधेश प्रसाद, वे भी सूचना पाने के बाद मौके पर पहुंच जाते हैं। परिवार वालों से बातचीत कर रहे थे। परिवार वालों से बातचीत करने के बाद उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि आखिर क्या हुआ। तो परिवार वालों ने और जो प्रत्यक्षदर्शी होते हैं, उन्होंने अपने हिसाब से बताया और उसकी आंखें निकाली गई, उसके हाथ पैर तोड़ दिए गए। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पसलियां भी तोड़ दी गई हैं। निजी अंगों से ब्लड बह रहा था, उसकी पॉटी निकल गई थी। 30 से ज्यादा जगहों पर चोट के निशान थे। जैसे ही सांसद अवधेश प्रसाद ने यह बातें सुनी, उन्होंने जाकर तुरंत ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में दहाड़े मार मार कर वे पत्रकारों के सामने रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, कहने लगे कि एक बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है और मैं क्या जवाब दूंगा। इस तरह की बातें वे कहते हैं कि मैं संसद में जाऊंगा और इस बात का मुद्दा उठाऊंगा, सवाल उठाऊंगा। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। मीडिया वाले इस घटनाक्रम को कवर करना शुरू कर देते हैं। नगीना के सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद तक भी बात पहुंच जाती है। वे संसद में होते हैं और संसद में बैठकर एक बेटी के लिए अपील कर रहे थे। वे कहते हैं, मैं मोदी से पूछूंगा जरूर कि आखिरकार तुम बेटियों के बारे में इतनी बात कहते हो तो लेकिन इस बेटी के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हो। अब लगातार पुलिस प्रशासन पर, सरकार पर दबाव बन रहा था। अब चाहे वह राहुल गांधी हो, चाहे वह प्रियंका गांधी हो, भूतपूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो, 4 बार की मुख्यमंत्री रही मायावती हो या क्षेत्रीय सांसद हो, सभी इस मामले में अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। अब यहाँ पर अधिकारियों का जमघट लग जाता है। अब इस घटनाक्रम के बारे में हर कोई जानने की कोशिश में जुड़ जाता है कि आखिरकार मानसिक दिव्यांग यानी कि औसत से भी कम उसकी बुद्धि का विकास हुआ था, उस बेचारी लड़की के साथ आखिरकार किसने इस तरह का घिनौना कृत्य किया है। मामले में पुलिस ने 4 टीमें गठित की।
टीमें गठित करने के बाद आखिरकार पुलिस को सीसीटीवी कैमरे के आधार पर व मुखबिर की सूचना के साथ ही वैज्ञानिक साक्ष्य जो पुलिस ने जुटाए थे उनके आधार पर पुलिस ने 3 लोगों जिनमें दिग्विजय सिंह, विजय साहू और हरिराम कोरी को पुलिस ने हिरासत में ले लेती है। दरअसल मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले, कभी पेंटिंग का काम करने वाले ने पुलिस को यह सूचना दी थी कि इन्होंने रात में शराब पी थी और शराब के नशे में थे। पुलिस ने जब इनको हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने इस घटनाक्रम का तत्काल प्रभाव से खुलासा कर दिया कि हाँ, इस घटना में इन्होंने ही कारित किया है। लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, लेकिन रिपोर्ट न मीडिया वालों को बताई जाती है। मीडिया वाले पुलिस वालों के चक्कर काटते रहते हैं, अधिकारियों से पूछते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया है। जो लोगों ने देखा है, जो 30 से ज़्यादा चोटें आई हैं, उसकी पसलियां टूटने की बात चल रही हैं, जो उसकी दोनों आंखें नोचने, उसके हाथ पैर तोड़ने की बात चल रही है। इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी बातें हैं। पुलिस भी कह देती है कि अभी मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है कि इस घटनाक्रम में उनकी ही संलिप्तता है, लेकिन कैसे किया है, कब किया है और क्या मामला है, इस बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में उन्होंने पुलिस वालों ने बातचीत नहीं की। हालांकि इतना जरूर कहा था कि जो इनमें मुख्य आरोपी है, जिसका नाम दिग्विजय सिंह उर्फ बाबा है, वो इस लड़की के पिता के पास आया जाया करता था। साथ ही लगभग 2 महीने पहले की एक घटना हुई थी। तब मृतक लड़की का भाई उस आरोपी दिग्विजय सिंह की पिटाई कर दी थी। यदि उसने उसकी पिटाई कर दी थी, यदि उसने उस पिटाई के बदले में उसकी बहन के साथ यह कृत्य किया है, तो यह कितना सही है, कितना गलत है। हालांकि पुलिस अभी इस मामले में पड़ताल करने की बात कर रही है। पूरी घटनाक्रम की अभी एक एक पहलू पर, एक एक तह पर जाया जाएगा। एक तरफ जब सांसद रोते हैं, तो फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी प्रतिक्रिया देनी पड़ती है। वे कहते हैं इस मामले में जो आरोपी होंगे उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरह से सांसद आंसू बहा रहे हैं, वो किसी नौटंकी से कम नहीं लगते हैं। लेकिन लड़की के माता पिता, भाई बहन, गांव के लोग सच में रो रहे हैं। उनके आंसू निकल रहे हैं। उनके आंसू की तो कम से कम कद्र करनी चाहिए। और जो भी आरोपी हैं, जिसने भी घटनाक्रम को अंजाम दिया है, उनको किसी भी कीमत पर बख्शा ना जाए। उस इलाके के ज़्यादातर लोगों का एक ही कहना है कि जिन्होंने भी इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है, उनको कम से कम समय में फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाए। हालांकि पुलिस की भी कोशिश है कि कम से कम समय में जांच को पूरी की जाए, चार्जशीट लगाई जाए, कोर्ट में पहुंचाया जाए और कम से कम समय में आरोपियों को सजा दिलाने में पुलिस का अहम योगदान होगा। इस तरह पुलिस ने मीडिया के सामने बयान दिया है। और बाकी चाहे मायावती हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो या अन्य कोई नेता हो, सभी ने मांग की है और कम से कम समय में आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है।
दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि और आपको बताना है कि इस समाज में इंसानों के रूप में भी कुछ ऐसे जानवर रहते हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं और लाडली बिटिया के साथ जघन्य घटना को अंजाम देते हैं। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। अगर ऐसा कोई व्यक्ति हो तो कम से कम पुलिस को जाकर इसकी तुरंत ही सूचना देनी चाहिए, ताकि इनसे बचा जा सके या इनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा सके। नमस्कार।